समानता पर्व कार्यक्रम में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही बहुत ही सरल सहज स्वभाव की हमारी बड़ी दीदी ज्योति वर्मा मैडम, कहाँ से शुरुआत करूं, इतने परिचित लोग हैं। मेरे अनुज दिनेश ब्राह्मणे जी, मेरे विद्यार्थी रहे अविनाश वानखेड़े जी, मनीष गुप्ता जी, मेरी बड़ी दीदी, मैं हमेशा भाभी बोलता हूँ, नीता भाभी, मेरे बहुत अच्छे मित्र और सहयोगी, मेरी पीएचडी में सहयोग करने वाले लक्ष्मण गांगले जी, पार्षद जी, हमारे मामा नरेश त्रिवेदी जी, मेरे बहुत अच्छे मित्र महेंद्र गोयल और बहुत से जाने पहचाने विद्यार्थियों, नवांकुर समिति से उपस्थित अलग अलग पृष्ठभूमि के सभी साथियों, सबसे पहले मैं बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ। साथ ही मुझे बहुत प्रसन्नता हुई वानखेड़े जी को सुनकर, मनीष गुप्ता जी को सुनकर। सहयोग से मंच से मैंने पहली बार दिनेश को भी सुना और बहुत अच्छी अनुभूति मुझे हुई कि जिनको बहुत छोटे से स्तर से देखा या जिनके सीखने समझने में कुछ थोड़ा बहुत सहयोग करा, वो आज इतने अच्छे स्तर पे पहुंच गए हैं कि अपने को अपने आप का भी मूल्यांकन करना पड़ेगा। बाबा साहब अंबेडकर पर 10, 15, 20 मिनट में बोलना और उनके विचारों को रेखांकित करना बहुत कठिन काम। अंबेडकर साहब के कृतित्व के बारे में ब्राह्मणे जी ने बहुत ही विशिष्ट किस्म की जानकारी हमें प्रदान की। उनमें से बहुत सी ऐसी रोचक जानकारी भी थी जिससे मैं अभी तक अवगत नहीं था, लेकिन अपन मोटा मोटी बात करें। मैं अब क्योंकि जो बात हो चुकी, मेरी एक आदत है, मेरे स्वभाव में है कि जो वक्ता पहले बोल के जाए उस बात को रिपीट करना अच्छी बात की है, मतलब अपना भी समय बर्बाद करना है और सुनने वालों का भी। और बाबा साहब ने तो बोला ही था कि समय बहुत मूल्यवान है, तो हम क्यों बर्बाद करें। बाबा साहब अम्बेडकर को अपन मोटे तौर पे देखें, दो लाइन में, एक अर्थशास्त्री, एक लेखक, एक पत्रकार। मूकनायक नाम का एक पेपर अपन चर्चा करेंगे। एक बहुत अच्छे पत्रकार, एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक दार्शनिक, साइंटिफिक फिलोसोफर, साथ में संविधान निर्माता, कानून मंत्री, सामाजिक सुधारक और अद्भुत चिंतक। कितनी सारी बातें हो गई, बहुत सारी टर्म है। एक बार में एक समाजशास्त्री है, मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट एंथनी गिडेंस को पढ़ रहा था जब पीएचडी के समय। उसकी किताबें रट रहा था, बहुत सारी किताबें लिखी थी, तो वो खत्म ही नहीं हो रही थी। मैंने उसको पढ़ना शुरू करा तो एंथनी गिडेंस ने बोला कि जो व्यक्ति बहुत सारे क्षेत्रों में होता है, जो व्यक्ति बहुत सारे क्षेत्रों में होता है, वो किसी एक क्षेत्र का नहीं होता। मेरे मन में तुरंत विचार आया, मैंने कहा गिडेंस तो भारत और भारतीयों से और भारतीय विचारक और भारतीय संस्कृति और परंपरा से परिचित भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, और उस क्षेत्र में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अद्भुत हैं। हम देखते हैं वो न केवल सब क्षेत्र के थे बल्कि सभी क्षेत्रों के साथ न्याय करा, सभी क्षेत्रों के साथ न्याय करा। एक सामान्य सी सोच है, या अपन उसको अपनी नासमझी या अज्ञानता बोलेंगे कि एक साधारण, जब अपन समाज में पर्सपेक्टिव देखते हैं, चीजें केवल किताबों से नहीं समझी जाती, न शब्दों से समझी जाती। चीजें किताबों और शब्दों के साथ समाज का एक संसार है, वो संसार है व्यवहार का संसार। उनसे भी अपने को समझना पड़ता। बहुत हद तक जो लोग जानते नहीं हैं, उनके मन में बाबा साहब को लेकर पर्सपेक्टिव है कि वो एक विशिष्ट जाति के नेता या एक विशिष्ट जाति के विचारक। लेकिन जो लोग उनके बारे में पढ़ लेते हैं, जो उनको समझ लेते हैं,
अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में वक्ताओं ने बताया कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में से उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज पे काम करा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स न केवल इंग्लैंड का बल्कि दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस सर्वप्रतिष्ठित आर्थिक संस्थान है। अर्थव्यवस्था का, अर्थशास्त्र का अध्ययन करने वाला संस्थान। उस समय वहां एडमिशन लेने के लिए कैसी योग्यता लगी होगी, इस तरीके की योग्यता। जब बाबा साहब अंबेडकर के पास वहां जाने के लिए पैसे नहीं थे, राशि नहीं थी, तो उस समय बड़ौदा रियासत के गायकवाड़ों ने, गायकवाड़ रियासत के राजा ने उनको फेलोशिप दी। फेलोशिप में एक स्वार्थ भी उनका निहित था। एक शर्त लगी थी कि वहां से ज्ञान प्राप्त करके आने के बाद 10 साल तक रियासत में सेवाएं देना। बाबा साहब ने इस शर्त को स्वीकार करा और उनका चयन फेलोशिप के लिए हुआ और उसके बाद में उन्होंने वहां पर जाकर अध्ययन करा। देखो, एक अच्छा व्यक्तित्व बनने के लिए एक अच्छा परिवार और एक अच्छा समाज होने के साथ साथ एक अच्छा शिक्षक होना भी बहुत जरूरी है। एक अच्छे गुरु का मिलना बहुत जरूरी है। जब बाबा साहब अम्बेडकर अमेरिका गए, मतलब एक नवांकुर के लोग बैठे, उनमें नवांकुर कैसे होता है, क्योंकि वो जिस समाज से गए थे, अपने यहाँ बहुत एक तरीके की सामाजिक कुरीति उस समय एक व्यापक दायरे में थी, जिसको अपन अनटचेबिलिटी बोलते हैं। होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति की एक समस्या बहुत लंबे समय तक बनी रहती है तो व्यक्ति उस समस्या को ही अपना जीवन मान लेता है। होता है ना? तो बाबा साहब ने मान लिया था कि अनटचेबिलिटी स्थिर चीज है उस समय में। लेकिन जब वो बाहर गए, यूएस गए, यूएसए गए, लंदन गए, तो उन्होंने देखा कि समाज बहुत खुला है, मतलब एक नए तरीके का समाज देखने को मिला। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर भेदभाव वाला मामला नहीं था। वहां पर यूरोप के देशों में उस समय अलग तरीके का भेदभाव था। अपने यहाँ जो भेदभाव था उसका आधार जाति था, वहां के भेदभाव का आधार एथनिसिटी थी, मतलब रंग भेद के आधार पर वहां पर भेदभाव का प्रचलन उस समय था। लेकिन अपेक्षाकृत एक खुला समाज था। वहां पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर केनिंग, जिनको हम किताबों में पढ़ते हैं, अपन जिनकी परिभाषाएं पढ़ते हैं, प्रोफेसर केनिंग, फ्लेमिंग और बड़े बड़े विद्वान प्रोफेसर बाबा साहब अम्बेडकर को मिले। सामान्यतः क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जब किसी बड़ी जगह पे जाता है तो वो एक तरीके से कूपमंडिता को अपना लेता है, मतलब छुपा कर। लेकिन बाबा साहब ने क्या करा, विमर्श करा, डिस्कोर्स करा। आप किसी चीज को तब सीख पाते हैं जब आप केवल ज्ञान लेने का काम नहीं करें। एक अच्छे विचारक के साथ में, एक अच्छे विश्लेषक के साथ में आप डिस्कोर्स भी करें, विमर्श करें, तो वहां पर बाबा साहब को एक दृष्टि मिली। ऐसा मेरा मानना है। मैंने जो जितना भी जानता हूं, बहुत कम जानता हूं मैं। और एक बात और बता दूं, मेरे बारे में जितने भी पहले जो लोगों ने आके बोला, उस भार से मेरे को मत सुनना, नहीं तो मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा। तो ज्ञान प्राप्त करा, उसके बाद में वो लौट कर वापस आए। अब एक व्यक्ति जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, अभी गांव का एक छोरा बड़वानी के छोटे से कॉलेज में आकर जब पढ़ता है, तो जब वो गांव लौट कर जाता है तो उसका रंग ढंग बदल जाता है। ऐसा गांव वाले बताते हैं। होता है कि नहीं होता है? वो आता पटलून में, यहाँ से जीन्स टी शर्ट और काला चश्मा, नीला मोबाइल और उसके विचार वगैरह बहुत सारी चीजें बदल जाती है। इंदौर जाता है तो और मॉडर्न हो जाता है, दिल्ली जाता है तो मॉडर्न पे मॉडर्न हो जाता है। उस समय कोई व्यक्ति लंदन जाए और लंदन से लौटकर आए और न केवल अपने समाज की बल्कि अपने देश की भी चिंता को अपने
विमर्श में शामिल करें, अपने चिंतन में शामिल करें, कितनी बड़ी बात है। यह व्यक्तित्व की विराटता है। अगर अपन एक पक्ष की ओर बात करते हैं बाबा साहब की, बहुत सारे लोगों को शौक होता है अलग अलग किस्म का। बाबा साहब को पढ़ने का बहुत गजब का शौक था, बहुत जबरदस्त अध्ययन करता थे। 1920 की बात है, इनसाइड एशिया नाम की किताब लिखी गई थी। उसमें बताया, जो बाबा साहब के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देती है और बहुत प्रमाणित पुस्तक मानी जाती है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। 1920 में बाबा साहब की खुद की लाइब्रेरी में 8000 किताबें थी, 8000 किताबें। मेरे कॉलेज की लाइब्रेरी में 800 किताबें भी नहीं है। सौभाग्य से मैं कॉलेज का संचालन करता हूं, मेरे कॉलेज की लाइब्रेरी में दुर्भाग्य से 800 किताबें भी नहीं है, लेकिन उस समय बाबा साहब के घर में 8000 किताबें। और 1956 जब बाबा साहब की मृत्यु के बाद या बाबा साहब के परलोक जाने के बाद जब उनकी लाइब्रेरी देखी गई, पुस्तकालय, 33,000 किताबें, 33,000 किताबें। उनके बारे में ऐसा माना जाता था, एक शंकरानंद शास्त्री एक उनके मित्र थे। मतलब किताबें और ज्ञान के कितने शौकीन व्यक्ति थे, या अपन ये कहें कि ज्ञान और किताबें व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा सकती है। कोई सा भी पक्ष आप पकड़ लो, अपने लिए फायदा ही। शंकरानंद शास्त्री उनके घर गए रविवार के दिन, उनके मित्र थे बाबा साहब। दोपहर के 1 बजे का समय था, सामान्यतः खाना खाने का समय होता है। तो उन्होंने जो है बाबा साहब को बोला कि आज बाहर खाना खाने चलते हैं, वो होटल में खाना खाएंगे, कहीं रेस्टोरेंट में। ये दिल्ली का किस्सा। तो बाबा साहब ने मना कर दिया, बोले खाना खाने में समय बर्बाद नहीं करूँगा, तुमको अगर मेरे को होटल का खाना खिलाना हो तो तुम क्या करो, रेस्टोरेंट से लिया ना, अपन घर पे बैठ के खाना, अभी तुम मेरे साथ चलो। उन्होंने सोचा है, शंकरानंद शास्त्री ने सोचा कि यार हो सकता है यही मेरे को खाना खिलाने ले जा रहा हूँ। अब वो ले गए दिल्ली में जामा मस्जिद के एरिया में। उस समय दिल्ली का जो जामा मस्जिद का एरिया था, वो रविवार के दिन वहां पे पुरानी किताबें बिकती थी। संडे के दिन जैसे इंदौर में खबीरी बाजार में भी बिकती है, उस समय वहां पर पुरानी किताबें बिकती थी और बहुत ही क्राउडी एरिया था। जैसे लोगों को पता चला आसपास कि यार अम्बेडकर जी यहाँ पे किताबें खरीदते हैं, तो उन लोगों की भीड़ लग गई। उस भीड़ में शंकरानंद शास्त्री बताते हैं, उस भीड़ में उन्होंने 24 किताबें परचेज करी। 24 किताब उन्होंने खरीदी, अलग अलग आइडियोलॉजी की, विचारकों की, लेखकों की, साहित्यकारों की, वो लेके आए। एक और किस्सा उनकी पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ है। नामदेव निमगढ़े एक व्यक्ति थे, के मित्र थे। केवल किताबें इकट्ठी नहीं करते थे, पढ़ते भी थे। बाबा साहब के बारे में ऐसा बोलते हैं कि वो पूरी रात पढ़ते थे, पूरी रात पढ़ते थे, और सुबह भोर के समय में 2-3 घंटे सोते थे। तो निमगढ़े जी बताते हैं कि एक बार क्या हुआ, देखने के लिए कि बाबा साहब सोएंगे नहीं, रात को 2 बजे उनके घर गए। सामान्यतः बाबा साहब घर का जो मुख्य दरवाजा होता था वो लगाते नहीं, सामान्य घर में गए, उनके रीडिंग रूम में जाके देखा तो बाबा साहब पढ़ रहे। तो कोई व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में कितना तल्लीन हो सकता है, आके उन्होंने उनके पैर को छुआ, पैर पढ़ने के लिए। बाबा साहब पशुओं के प्रति भी प्रेम रखते थे, कुत्ता पालते थे, उनके कुत्ते का नाम टॉमी था। तो उनको लगा कि टॉमी स्पर्श कर रहा है ना, एक व्यक्ति पैर छू रहा है, उनको क्या लग रहा है टॉमी होगा। तो उनको बोला कि भाई टॉमी अभी परेशान मत कर, सो जा।
फिर उन्होंने देखा, रे निंगड़े ने बोला, रे बाबा साहब मैं हूँ, कमी नहीं। मतलब कितनी तल्लीनता होगी पढ़ने में, ज्ञान के प्रति कितनी तल्लीनता होगी, कितनी ईमानदारी होगी। ये वो बातें हैं जो एक विद्यार्थी के रूप में भी और एक शिक्षक के रूप में भी हमको पढ़ाई करना चाहिए। क्योंकि व्यक्तित्व के बारे में तो ब्राह्मण जी ने बहुत अच्छा, बहुत अलग अलग डायमेंशन से विस्तार से बताया। एक और चीज है जो अपने को शिक्षा लेना चाहिए अम्बेडकर साहब से। अपन ने वो सहा पक्षों पर चर्चा नहीं करी, किस तरीके से भेदभाव हुआ, कहां पर बड़ौदा में क्या हुआ, मुंबई में क्या हुआ, सतारा में क्या हुआ। एक चीज व्यक्ति के जीवन के हमेशा साथी होती है, उस चीज का नाम है समस्या। होती है कि नहीं? समस्या सभी के साथ रहती है, गरीब हो, अमीर हो, बहुत अमीर हो, बहुत पैसे वाला हो। अभी अपन ने देखा जो वर्ल्ड नंबर 2 था, विश्व में नंबर 2 की आर्थिक संपत्ति वाले व्यक्ति के भी कितनी समस्या, और ऐसी समस्या है कि भी बहुत लंबे समय तक चलने वाली। समस्या सबके साथ में रहती है। सामान्यतः व्यक्ति समस्या के सामने घुटने टेक देता, लेकिन बाबा साहब का संघर्ष और समस्या के साथ जीने और संघर्ष करने का तरीका हमें बहुत अच्छी प्रेरणा और सीख देता है। एक और बात प्रायः ऐसा देखने में आता है, साधारण सोच भी है, कि जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो घमंडी होता है। पता है ना, सामान्यतः माना जाता है कि जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो घमंडी होता है। ये सोच गलत है। और जब बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो लोग उस समय मिले, उनसे बात करी, बीबीसी के और कई नेशनल इंटरनेशनल डाइचे वेले के पत्रकारों ने जब उनका साक्षात्कार लिया और जब रिपोर्टिंग करी, तो बताया कि वो बहुत ही विनम्र किस्म के व्यक्ति, दिमाग से तार्किक है लेकिन हृदय से विनम्र थे, सभी को ग्रहा करते थे, सर्वग्राही टाइप का व्यक्ति थे, और समय की बहुत कदर करते थे। मैंने आपको बताया कि रात भर पढ़ते थे और सुबह 2 घंटे केवल सोते थे। समय का मामला ही ऐसा है। समय कहता है, जैसा भी दिनेश भाई ने बहुत अच्छी बताया कि 16 अप्रैल ना कल थी ना कल आएगी, क्योंकि समय में निवेश आज होता है ना। और समय प्रोडक्शन जो है वो काय का करता है, आज में किए गए समय, आज के समय में किया गया निवेश भविष्य का प्रोडक्शन होता है। इसका प्रोडक्शन होता है, उसका प्रोडक्ट क्या होता है, एक अच्छा भविष्य होता है। तो अपन देखते हैं उनके ज्ञान को। आज जैसे अपन कोई वेस्टर्न थिंकर्स को अपन पढ़ते हैं, विचारक, क्योंकि मेरा बहुत पसंदीदा विषय रहा है समाजशास्त्र में, तो आज का जो युग है वैसा मानते हैं कि ज्ञान प्रोसेसिंग का युग है। काय का युग है? वो व्यक्ति सबसे ज्यादा शक्तिशाली है जिसके पास ज्ञान की शक्ति, जिसके पास ज्ञान असीमित है। उस शक्ति को बाबा साहब ने आज से लगभग 150 पौने 200 साल पहले पहचान लिया था। बाबा साहब एक जगह बोलते हैं, गरीब वो नहीं है जिस व्यक्ति के पास पैसे नहीं, गरीब वो है जिसके पास शिक्षा और ज्ञान नहीं। तत्कालीन या समकालीन परिस्थितियों में बात बहुत, जिन्होंने पढ़ी होगी ऐसा लगा होगा कि यार बात में दम नहीं, लेकिन आज जब अपन देखते हैं पूरी दुनिया ज्ञान के पीछे भाग रही है। इसके पीछे भाग रही है, ज्ञान के पीछे भी भाग रही है, और ज्ञान के दुश्मन पैदा भी कर रही है, चैट जीपीटी जैसी चीजें डाला। उस समय तो ऐसी जबरदस्त दूरदृष्टि थी बाबा साहब। और भी कई पक्ष रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा, कोई भी व्यक्ति 40 मिनट तक किसी को कांस्टेंट सुन सकता है, उससे भी ज्यादा समय से सुन रहे हैं। मैं अपनी बात को, अपने विचार को यही विराम देता हूँ, और साथ ही साथ में जन अभियान परिषद और उनसे जुड़े सभी मेंटर्स, साथी, अधिकारी और बीएलडब्ल्यू के
विद्यार्थी सभी के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बहुत ही आत्मीयता से मुझे आमंत्रित किया और बहुत ही मनोयोग से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।